यूनाइटेड स्टेट्स की प्रतिष्ठा, उसकी नाक यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमलों के दावों से हड़कंप मचा हुआ है। आईआरजीसी का एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा। ओमान सागर में यूएसएस लिंकन पर मिसाइल हमला किया। आईआरजीसी ने कहा हमले के बाद पीछे हटा अब्राहम लिंकन। आईआरजीसी ने यह दावा भी किया है कि उसके बाद खुद को खींचना पड़ गया वापस अब्राहम लिंकन को। और यह दावा पहली बार नहीं है, ईरान ने यह दावा इस दौरान कई बार किया है कि हमने अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया है। क्या यह दावा साइऑप्स का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का हिस्सा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध जो लड़ा जा रहा है उसका हिस्सा है, या वाकई अब्राहम लिंकन की अभेद्य माने जाने वाली सुरक्षा को भेद कर आखिरकार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने लिंकन तक का रास्ता ढूंढ लिया? अगली खबर की तरफ चलिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले से अमेरिका का इनकार। अमेरिका इसको स्वीकार ही नहीं रहा है। अमेरिका ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया है। एक बार फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में एक्टिव है यूएसएस लिंकन। सेंट्रल कमांड की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक आए ईरानी शिप पर फायरिंग की। सेंटकॉम ने कहा ऐसा है कि इसके करीब एक शिप आया जरूर था, लेकिन उस पर हमने फायर किया और उसके बाद वो चला गया या गर्क हो गया, इस बारे में सूचना नहीं मिली, लेकिन फायर किया गया और हमको कोई, यूएसएस लिंकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई है। ईरान से जंग के बीच यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग की खबर है। पहले इसी पोत में यह खबर भी आई थी कि इसके जो टॉयलेट्स हैं वो चोक हो गए हैं। अब खबर आ रही है कि इसमें आग लग गई है। 2 नौसैनिकों के झुलसने की भी खबर है। अमेरिका का दावा आग का युद्ध से कोई संबंध नहीं है, अंदर किसी खराबी की वजह से ये आग लगी है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन ने कोई हमला किया है जिसकी वजह से ये आग लगी है। मतलब 2 महत्वपूर्ण वॉरशिप्स, एक अब्राहम लिंकन, दूसरा जेराल्ड आर फोर्ड, दोनों को नुकसान की खबरें। एक के नुकसान के बारे में अमेरिका का यह कहना कि आग लगी तो है लेकिन ये अंदरूनी कारणों की वजह से लगी है, दुश्मन का हमला नहीं है, और दूसरे के बारे में स्पष्ट ये कहना कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो अब भी सक्रिय है। क्या यह सच्चाई है या अमेरिका की तरफ से असल में ये काउंटर साइऑप है जिसमें नुकसान हुआ तो है लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है? और अब अगली खबर देखिए जरा। अमेरिका का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इराक में क्रैश हो गया है KC-135 एयरक्राफ्ट। ऑपरेशन में शामिल दूसरा विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। KC-135 क्रैश हो गया और इसमें 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। मतलब यह भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। F-35 के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है। मिसाइल हमलों से विमान क्रैश होने का ईरानी दावा। ईरान कह रहा है हमने मिसाइलें मारी थी जिसकी वजह से यह हुआ है, और अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप उनसे बात कर चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता इजराइल से, जिन्होंने आप तक जानकारियां पहुंचाई हैं। लगातार वॉर जोन से आप देख रहे हैं, अपनी जान हथेली में रखकर आपके लिए खबरें वो वहां से जुटा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, आप जिस जगह आप मौजूद हैं जाहिर है वहां के लिए एयर रेड सायरन और ये अलर्ट साउंड हो चुका है। सबसे पहले तो आप अपने आप को सुरक्षित करें। मनीष, आपको भी बंकर की तरफ रवाना होना, मतलब क्या आप उस जगह पर नहीं है जहां के लिए अलर्ट साउंड हुआ है? बिल्कुल दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और थोड़ी देर पहले यहां पर अलर्ट बजा था और उसके बाद हम लोग सब बंकर में चले गए थे। लेकिन फिर जैसा कि अमूमन होता है कि IDF की तरफ से ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और फिर सूचना दी गई कि अब सब कुछ ठीक है, और उसके बाद लोग फिर बंकर से बाहर निकल आए। यही कमोबेश कहें तो 2 हफ्ते से यहाँ पर जीवन चल रहा है। बल्कि रात में अगर कहें तो रात में अक्सर हमले मिडनाइट में होते हैं या फिर रात के 2 बजे 2:30 बजे होते हैं। लोग अपने बिस्तर से निकलकर बंकर में चले जाते हैं, और कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि वो गद्दे लेकर आ गए थे और जो बंकर आप कहते हैं -2 -3 पार्किंग लेवल होता है, उन पे वो लोग वहीं जाकर वो सो रहे होते हैं। तो कमोबेश देखा जाए तो 2 हफ्ते से शायद इजराइल में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो पूरी रात ठीक से सोया होगा। लेकिन फिर हाँ, ये तो युद्ध चल रहा है और युद्ध की कीमत तो इतनी सी ही चुकानी पड़ रही है बनिस्बत इसके कि ईरान में जिस हिसाब से लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा मनीष, और ये हो सकता है कि मेरी हाँ आपको वहां पे देखकर ये सुरक्षा
जो पैदा हो रही है कि आप हेलमेट प्लीज लगाएं और प्लीज बुलेट प्रूफ हमेशा पहन कर रखें, ये प्रार्थना है। आपके दर्शक भी यही चाहेंगे कि आप ये एहतियात जरूर बरतें। अब जरा मुझे ये भी बताइए कि वहां पर जैसे अमेरिका में एक भाव ये है कि शायद अमेरिका फंस गया इस वॉर में, ये समझा जा रहा है। इजराइल में क्या फीलिंग है, वहां लोग क्या कहते हैं? क्योंकि वहां से कुछ एक खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद मौजूदा डिस्पेंसेशन से लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि शायद इस समय उनको ये युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए था। क्या ऐसा है या अधिकांश लोग बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर वो साथ खड़े हों ना खड़े हों, लेकिन इजराइल के हर व्यक्ति को ये पता था कि एक न एक दिन ये होकर रहेगा और इसीलिए वो चुपचाप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये युद्ध खत्म होगा। देखिए, वैसे तो ये जंग 2 हफ्ते पहले शुरू हुई है, लेकिन इजराइल में तो ये जंग अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार वो इस मोड में थे। बस थोड़े दिन के लिए ब्रेक था। बल्कि आपको याद होगा, जब मैं आपसे बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल में सायरन बजते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन महज 48 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ है, हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार ये लोग थोड़े चिंतित हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरानी मिसाइल हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। 12-12 फीट लंबे इस मिसाइल में 1000 टन से ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और उसमें कई बार क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं। तो वैसी स्थिति में इंटरसेप्ट करने के बाद भी बड़ी तबाही होती है। कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग साफ हो जाती है। वो तो यह है कि इनको चूंकि हिदायत दी हुई है कि जब भी सायरन बजें तो आप किसी भी तरह की कोताही ना करें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आपको बंकर में, शेल्टर में, हर जगह पर जाना है। तो इसीलिए उतनी ह्यूमन कैजुअलिटी आपको नहीं दिख रही है। अच्छा, एक बात और आखिरी, और उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि आपको मूव करना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। क्या अगर अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से हटा लेता है तो क्या इजराइल इसको जारी रखेगा? अगर वहां मौजूदा रिजीम चेंज नहीं होती है, अगर जाहिर है जो भी एंड गोल्स सोचे गए हैं वो अचीव नहीं होते हैं, इजराइल अपने बूते जारी रखेगा क्या इसको? देखिए, मौजूदा तौर पर देखा जाए तो इजराइल को जो पाना था बहुत हद तक उसमें वो अचीव कर चुका है। बहुत मामले में उसने ईरान की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है और यही वो चाहता था कि देखिए ईरान कितना बड़ा खतरा है। अब ये बात सही है कि बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी इतने निश्चिंत होकर ईरान के प्रति नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहता है कि अमेरिका इस मामले में अलग हो जाएगा तो मेरा मानना कुछ अलग है। और मैं तब कह रहा हूँ जब मैं 4 साल से लगातार इजराइल आकर यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ की सरकार से बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए अमेरिका और इजराइल दोनों इस मामले में साथ हमेशा बने रहेंगे जब तक कि उनको आखिरी गोल उनका जो ईरान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का है तब तक वो नहीं करते। बहुत धन्यवाद करूंगा मनीष। अपना ध्यान रखिए प्लीज, जो आपके सेफ्टी गियर्स हैं उनको लेकर चलिए।